मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के ज़ेर इंसराम मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी की जमात नहुम के साइंस के पहले चैप्टर के वीडियो में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन ये शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करते वक्त चंद चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास हेडफोन्स हों तो वो इस्तेमाल करें। दूसरे, बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, चैप्टर खुला हुआ होना चाहिए। तीसरे, कि चैप्टर का पैराग्राफ पढ़िए और साथ ही साथ वीडियो को रोक रोक कर देखते जाइए। बार बार वीडियो देखकर कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा होना शुरू होगा। चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 1 पहला है लॉज ऑफ मोशन। तलबा, ये फिज़िक्स का चैप्टर है और फिज़िक्स का चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पर हैं जो आपको आगे की क्लासेस तक याद रखने चाहिए। इस चैप्टर में आपको नंबर 1 मोशन, नंबर 2 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 एक्सेलरेशन, नंबर 4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस, इतनी चीज़ें सीखनी हैं। पहले इस हिस्से में मैं मोशन और दूसरा पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा तवील वीडियो ना हो जाए ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे, इसलिए पहला हिस्सा शुरू करते हैं मोशन का। तो मोशन में आपको हेडिंग लगी हुई बुक में मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में जो लिखा हुआ चीज़ है पहली, वो है कैन यू रिकॉल। ये हर चैप्टर में आपको कई जगह पर लिखा हुआ नज़र आएगा, मतलब इस ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं और वो आपके जहन में है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम कैन यू रिकॉल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस द मोशन। कैन यू सेंस द मोशन मतलब आपको यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं जहाँ पर आप मोशन को महसूस करते हैं या नहीं, ये पहचानना है। साथ ही हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन, और आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि आप हरकत, वो जिस्म या वो ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, पहला दिया हुआ द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, किसी परिंदे का उड़ना। परिंदा उड़ता हुआ है, आपको पूछा जाए ये हरकत में है या नहीं, तो डेफिनेटली आपका आंसर रहेगा हाँ, इट इज़ इन द मोशन। नेक्स्ट, अ स्टेशनरी ट्रेन। स्टेशनरी इस वर्ड का मतलब होगा रुकी हुई, तो रुकी हुई ट्रेन को हरकत में नहीं होना चाहिए, ये हरकत में नहीं है, ये रुकी हुई है। तीसरा, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, हवा में उड़ते हुए पत्ते, ये भी आपको हरकत करते हुए नज़र आएंगे। और चौथी एग्जाम्पल है अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, यानी एक पहाड़ के ऊपर पड़ा हुआ पत्थर, लाइंग ऑन अ हिल, पड़ा हुआ पत्थर। तो इसमें से दो चीज़ें मोशन में हैं, द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड मतलब पॉइंट नंबर 1, द लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर ये दूसरा, ये दोनों हरकत में हैं, और स्टेशनरी ट्रेन और पहाड़ पर पड़ा हुआ पत्थर ये दोनों हरकत में नहीं है। थोड़ा सा गौर कीजिए कि आप किसी चीज़ के बारे में जब कहते हैं कि वो हरकत में है तो क्या नोट करते हैं आप ये नोट करते हैं कि वो चीज़ अपनी आसपास की चीज़ों के मुकाबले में अपनी जगह तब्दील करती है। इट चेंजेस इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ये डेफिनेशन हम लोग मोशन की देते हैं। अब आगे सोचिए, बोल के एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज़ इन मोशन। आप एक बस में जा रहे हैं, इमेजिन कीजिए, आपके जहन में पूरा नक्शा होना चाहिए। एक बस में बैठे हुए हैं आप, आपके बाजू की सीट पर बैठा हुआ एक शख्स है और आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या वो हरकत में है। सोचिए आपका जवाब क्या होगा, और जवाब देते वक्त आप क्या क्या सोचेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके बाजू की सीट पर बैठा हुआ शख्स है तो वो भी उतनी ही हरकत में है जितना आप, मगर सीट, आप, ये सारी चीज़ें, उसके अतराफ़ की जो चीज़ें हैं वो हरकत नहीं कर रही।
मतलब आपके लिए हरकत नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई बाहर से देखता है तो उसको आप हरकत में लगेंगे। आपके बाजू बैठा हुआ जो शख्स है वो अपने आसपास की चीज़ों के मुकाबले में बस के अंदर के माहौल में जगह नहीं बदलता, इसलिए आपके लिए वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। मगर आप दोनों को बाहर से अगर कोई देखता है तो आप दो उस शख्स के लिए हरकत करते हुए नजर आएंगे। यही लिखा हुआ, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। किसी जिस्म को हम कब कहेंगे कि वो हरकत में है? कि जब वो अपनी आसपास की चीज़ों के मुकाबले में जगह बदलता है। मैं और एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। समझिए आप स्कूल में खड़े हुए हैं और सामने एक रास्ता, मैदान, बहुत सारी साइकिलें खड़ी हुई, एक रोड, सामने के घर, ये सारा मंजर आपके नज़रों पे है। और कोई एक चीज़, एक साइकिल, एक गाड़ी आके गुजर जाती है तो आपको घर हरकत करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ग्राउंड हरकत करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो सिर्फ एक गाड़ी जिसने अपने पहले की पोजीशन के मुकाबले में अपनी जगह तब्दील की, चेंज द पोजीशन, चेंज द प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हमारे लिए वो गाड़ी मोशन में है, बाकी और कोई चीज़ हमारे लिए मोशन में नहीं है। बाकी सारी की सारी चीज़ों को हम साकिन, उर्दू में स्टेशनरी या इन रेस्ट पोजीशन भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं तलबा, उम्मीद है कि आपको मोशन का कंसेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। दो छोटी छोटी चीज़ें और समझनी है आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझिए कि ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और उस पर एक पॉइंट लिया हुआ है ए, उसके साथ दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर है बी। अब ये दो पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ए से निकलकर ये बी तक जाने वाला रास्ता नापिए, या आपको ए से निकलकर बी तक जाना है, तो आपको इतना डिस्टेंस तकरीबन तय करना पड़ेगा अगर रास्ता ऐसा है। मगर इसके आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी का अगर डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होगा? मतलब सबसे करीब तरीन फासला कितनी दूरी पर है जिसके लिए हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो होगा ये जो लाइन आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही, ये इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। इस फिगर के ज़रिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में एक एक्चुअल डिस्टेंस है कि आप जिस रास्ते से गुजरेंगे वो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यू रहेगा, और एक ओरिजिनल डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस जो रहेगा दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर अलग है, ये समझना पड़ेगा। हम ये डेफिनेशंस इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। आगे चलते हैं, ये क्यों समझा गया आपको, और एक फिगर बुक में दी हुई आपको कि समझिए ये आपका घर, ये आपके एक फ्रेंड का घर, उसके बाद नंबर 3 पर ये आपका स्कूल। अब ध्यान दीजिए, आप अपने घर से निकलते हैं, अपने घर से निकलने के बाद आप पहले अपने फ्रेंड के घर तक जाते हैं। मैं इसको बोलूँगा ये पाथ ए है, मतलब पहला रास्ता। आप स्कूल को दो तरीक़ों से जाने वाले हैं, उसमें से पहला, और ये डिस्टेंस तकरीबन 500 मीटर का है। तो आप अगर आपके घर से निकलकर आपके फ्रेंड के घर तक जाते हैं तो आप 500 मीटर का फासला तय करते हैं। इसके बाद फ्रेंड के घर से फ्रेंड को साथ लेकर अगर आप स्कूल जाते हैं तो ये पाथ बी, मतलब दूसरा रास्ते का दूसरा हिस्सा, और समझिए कि ये डिस्टेंस 1200 मीटर का होता है। तो आप अपने घर से निकले, फ्रेंड के घर तक गए 500 मीटर चढ़कर, फिर उसके बाद वहाँ से निकलकर स्कूल गए 1200 मीटर तक का, मतलब आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो 500 मीटर प्लस 1200 मीटर मसावी होगा 1700 मीटर के, मतलब ये आपके दोस्त के घर से होता हुआ स्कूल का रास्ता है। मगर और एक ऑप्शन आपके पास है, समझिए कि आप सीधे अपने घर से निकलकर स्कूल को जाते हैं, और अगर ऐसे जाते हैं तो ये फासला कहलाता है, ये फासला अगर आप मेजर करते हैं तो समझिए वो आता है 1300 मीटर। तो डायरेक्ट डिस्टेंस 1300 मीटर, और ये जो पाथ ए पाथ बी दोस्त के घर से होता हुआ होकर जाता हुआ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आया था 1700 मीटर। तो एक्चुअल जितना आप चलकर जाते हैं ये कहलाएगा आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस, और जो एग्जैक्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में अपने स्कूल के और घर के बीच में रहा, वो रहेगा 1300 मीटर।
1300 meters means the distance in this case is 1700 meter and the displacement is 1300 meter. नेक्स्ट चलते हैं आपको बुक की इस एग्जाम्पल के बाद हम आगे की तरफ चैप्टर में, और वो है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू बी. ये डेफिनेशन है बुक में डिस्टेंस की. लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी अगर कोई आप घर से निकल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअल पाथ कितना चलेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, किसी के घर से जाएगा, कहीं और से जाएगा, तो वो डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कहलाएगा. जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा, जो शुरू से आप जहाँ से निकले थे वहाँ से निकलकर आखिर में जहाँ तक पहुँचते हैं वो डिस्टेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. ये दो डेफिनेशंस आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बुक में दी हुई हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग. फिर एक एग्जांपल दी हुई है, थोड़ा सा ध्यान देकर इसको समझने की कोशिश कीजिए. मैंने सिर्फ यहाँ पर नाम के बजाय यू लिख दिया हुआ है, उतना चेंज किया. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, यू वॉक अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड. एज किनारे, सर्कुलर फील्ड, आप किसी गोल मैदान के सिरों पर चलते हैं जिसका रेडियस 100 मीटर है. ध्यान में रखिए, आप सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं और उसका रेडियस जो है तो 100 मीटर है. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, हम शुरू करते हैं सर्कल पर पॉइंट ए. समझिए कि आप यहाँ से हरकत करना शुरू करते हैं और एक राउंड पूरा करते हैं. ये आपने निकले और आपने एक राउंड पूरा कर लिया, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है. ये दो सवाल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. सवाल ध्यान में लाइए, आपको यहाँ पर एक अहम चीज़ समझनी छोटी सी, कि 100 मीटर रेडियस वाले सर्कल के एज पर आप चल रहे हैं और एक राउंड पूरा करते हैं, तो रेडियस 100 मीटर है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस मालूम करना पड़ेगा आपको पहले, आपका डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करने के लिए. फॉर्मूला दिया हुआ है c इज इक्वल टू 2πr. उसमें आप 2π की वैल्यूज़ रखिए, 100 मीटर का रेडियस दिया हुआ है उसकी वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कीजिए, आपका जवाब आएगा 628.32 0.32 मीटर सॉरी. तो इतना डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं अगर 100 मीटर रेडियस के एजेस पर चलते हैं. तो पहले सवाल का जो जवाब था, पहला सवाल का जो हिस्सा था कि हाउ मच डिस्टेंस हैव यू ट्रैवल्ड, हैव यू वॉक, तो आप 628 से ज़्यादा मीटर तक का फासला आप तय कर चुके हैं. दूसरा हिस्सा आपको पूछा हुआ है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप सुन के आ रहे हैं कि लीस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस जहाँ से आपने शुरू किया था और जहाँ पर आप पहुँचे हैं. अब इस केस में आपने पॉइंट ए से ट्रैवल करना शुरू किया था, वापस चलकर आप उसी पॉइंट पर पॉइंट ए पर पहुँचे हैं, तो आपके ज़रिए अगर सर्कुलर मोशन है, इस तरह गोल दायरे की एजेस पर आप हरकत करते हैं, तो डिस्टेंस भले ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े मगर आपके ज़रिए तय करदा डिस्प्लेसमेंट ये ज़ीरो रहेगा. डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों आ रहा है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. जहाँ से आपने सफ़र करना शुरू किया था और आप जहाँ पहुँचे, तो भले आप ए से निकले थे, आपने 628 मीटर का फासला तय किया, लेकिन पहुँचे आप वापस वहीं पर हैं, तो आप शुरू में वहाँ पर थे, आखिर में भी वहाँ पर है, इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आता है. फिर उसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग, जो बुक में दी हुई है उस एग्जांपल पर गौर कीजिए कि आपको यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है इफ़ अ कार. समझिए कि एक कार है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से हरकत करना शुरू करती है, गोज़ टू पॉइंट क्यू एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट पी. मतलब ये कार ये एक रास्ते पर सफ़र करती है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, शुरू के पॉइंट को नाम दिया गया पी, लास्ट में नाम दिया गया क्यू, पी से निकल कर क्यू तक और वापस क्यू से पी तक का सफ़र करती है. आपको सवाल दिया हुआ है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रैवल्ड, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और डिस्प्लेसमेंट. अब जिन लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा.
यहाँ पर आपको बुक में दी हुई एग्जाम्पल में P से Q तक का फासला दिया हुआ है 360 मीटर। मतलब अगर कार P से निकलती है और Q तक पहुँचती है तो 360 मीटर का फासला तय करेगी। ये डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू 360 मीटर्स। मगर जब वापस ट्रैवल करती है वो Q टू P, तो उस सूरत में ये फिर से 360 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस कार कितना होगा, तो 360 मीटर P से Q तक, 360 मीटर वापस Q से P तक, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस कार विल बी 720 मीटर्स। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? कार P से निकली थी, Q तक गई, वापस P तक आई, मतलब वहीं पर खड़ी हुई है जहाँ पर शुरू में निकली थी, इसलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। समझ रहे हैं आप बात? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंसेस ध्यान में रखिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हम स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये दोनों की ये चीज़ें कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह इस पर एक ऑनलाइन आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, इसलिए जो चीज़ें नहीं समझी हैं उनको फिर से देखिए, आपको साफ समझ में आएगी। और अगर समझने में कोई दुश्वारी हो तो प्लीज़ मेरे नंबर पर मैसेज करें।